हो तो एफ कैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और नोटिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों के फ़ोन और मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं कि कैसे क्लियर करना है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, तो उससे कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हर किसी को मिलेगी। तो होता क्या है कि किसी को मैंने कुछ बता दिया, किसी को कुछ और बता दिया, या किसी को मैं कुछ बताना भूल गया, तो उससे थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। और मेरा फ़ायदा ये हो जाता है कि मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे अगर मान लो पर पर्सन मुझे अगर आधा घंटा लग रहा है समझाने में, तो मैं बस ये वाला लिंक चिप दिया करूँगा, ठीक है। तो रही बात मेरी, मैंने इससे पहले 2 बार एफ कैट, 4 बार सी डी एस और 3 बार एन डी ए और 1 बार एस एस सी सी पी ओ का एग्ज़ाम निकाला है। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्ज़ाम्स वगैरह टैकल करने का। तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और छोटी मोटी कुछ टिप्स कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आपके एटलीस्ट 180 नंबर, जो कि एक मैं कहूँगा कि सेफ स्कोर है, और थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो 200 नंबर भी कैसे लाए जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू, मैंने मतलब कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लिए ताकि मैं कुछ भूलूँ ना कि मुझे क्या बोलना है। तो जनरल सबसे पहले एक ओवरव्यू कि एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है, बेसिक सी चीज़ है। 18 क्वेश्चन मैथ्स, 32 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन तुम्हारे जीके। तो ये 18-32 का क्या लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, बट जो है सो है। तो टोटल मिला के मैथ्स और रीजनिंग मिला के देखते हैं तो 50 क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश के 25 और आपके जीके के 25। तो मेरा जनरल ओवरव्यू क्या रहता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग में मिला के 125 के आसपास एम करने की कोशिश करता हूँ। जीके में 25 और इंग्लिश में 50 के आसपास एम करने की कोशिश करता हूँ। तो रफली ये 200 नंबर बन जाते हैं। और अगर आप 125 नहीं भी कर सकते हैं तो रफली 120 से 130 की रेंज में आप अपने मैथ्स और रीजनिंग में देख सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। और 120 नंबर आपको सुनने में थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, बट जिस लेवल की मैथ्स और रीजनिंग इसमें पूछी जाती है, ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी मैनेजेबल स्कोर है। 120 तो एक मतलब बहुत सस्ता सा स्कोर है, और 130 ही काफ़ी मैनेजेबल स्कोर है इस एग्ज़ाम में। और रही बात जीएस की, जीएस में 20 से 30 नंबर ज़रूर आने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी मेमोराइजिंग वाली पावर अच्छी है, या फिर आपको हिस्ट्री वगैरह अच्छी लगती है पढ़ने में, तो 30 से ऊपर भी जा सकते हो आप। और इंग्लिश में 50 के आसपास आप नंबर एम कर सकते हो। और 10-5 नंबर ऊपर नीचे अपने हिसाब से कि मतलब मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं 130, 35, 40 उसमें खींच लूँ, तो उससे मैं अगर जीके में कम भी स्कोर करता हूँ तो मेरे स्कोर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इंग्लिश में मैंने खींच लिए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और अ, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज थोड़ा सा मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यूजुअली जो वीडियोस वगैरह वो काली टी शर्ट पहन के बनाते हैं, वो आपको 500 टॉपिक आपके मुंह पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये पढ़ना है और हमारा ये कोर्स खरीद लीजिए। बाकी वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। मतलब गिने चुने कुछ टॉपिक्स वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीके में भी, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। तो वो गिने चुने टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएंगे तो गारंटी आपके 180 आएंगे, और अगर आप थोड़ा और पढ़ के जाएंगे तो 200 तो आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है लोगों के दिमाग में कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर नहीं करना है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं। मतलब मैंने जीएस के टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट, मतलब ठीक है पढ़ लेना अच्छी बात है, और कुछ टॉपिक्स जो बिल्कुल स्किप कर देने चाहिए आपको। तो सबसे पहले स्किप की बात करते हैं। स्किप, आप करंट अफेयर स्किप कर सकते हैं, पॉलिटी स्किप कर सकते हैं, और ये बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मिला के इन टॉपिक से 5 क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। और ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। जैसे पॉलिटी बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, मतलब अंतहीन है। और बुक्स एंड ऑथर्स भी मतलब ऑलमोस्ट वास्ट ही हैं, मतलब कुछ उसका अंतहीन ही मान लो। तो वही मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सिलेबस से अगर बस 4-5-6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो उसको पढ़ने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पोर्ट्स, नंबर 2 पे आती है ज्योग्राफी, नंबर 3 पे आती है साइंस, और नंबर 4 पे आती है हिस्ट्री। इन चारों टॉपिक्स से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, और इन चारों टॉपिक्स को मिला के एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इन चारों टॉपिक्स के भी मैं सब टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। और जहाँ तक है मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल ही दूंगा वीडियो में। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी बनेगी, मैं बस कैमरा ऑन करके बोलना चालू कर देता हूँ। तो अगर वीडियो एक ऑर्गेनाइज्ड में बनती है तो मैं टाइम स्टैम्प ज़रूर डाल दूंगा, ठीक।
तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए तुम्हारे स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। और जो थोड़े मीडियोकर टॉपिक हो गए हैं वो हो गए हैं डांस, मतलब फोक डांस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और मिलिट्री रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैं भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो स्किप वाले टॉपिक्स हैं वो स्किप क्यों करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर से मतलब मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। पॉलिटी से भी दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं, और पॉलिटी से भी वैसे क्वेश्चन आते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, या फिर तुम्हारा ये जनगणमन नेशनल एंथम कब लागू किया गया, पहली फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन था, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ पॉलिटी में ही नहीं, एफकेट और एसएससी के जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़े फैक्चुअल आते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे गांधी इरविन पैक्ट मान लो, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है, अगर यूपीएससी गांधी इरविन पैक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा कुछ पूछ लेगा कि गांधी इरविन पैक्ट के कुछ 3 या 4 आपको वो दे देगा टर्म्स की, मतलब गांधी इरविन पैक्ट की इसमें क्या क्या टर्म्स थी, और ऑप्शंस में आपको दे देगा कि 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 और 2 ओनली, ऐसा कुछ करके दे देगा। या फिर गांधी इरविन पैक्ट पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इवेंट गांधी इरविन पैक्ट से पहले नहीं हुआ था। वो नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो आपको कुछ मतलब ऐसा वो ऑप्शंस में दे देगा कि वर्ल्ड वॉर 1, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, और ऑप्शन में कुछ एक वो डाल देगा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अ, इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में टाइमलाइन बनी हुई है इवेंट्स की, तो आप ऐसे ऐसा सोच सकते हो कि जैसे गांधी इरविन पैक्ट जहाँ तक है 1930s में हुआ था, और ये जलियांवाला बाग और चंपारण सत्याग्रह और वर्ल्ड वॉर 1 1920 से पहले हुए थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940s में हुआ था, तो आपने क्विट इंडिया मूवमेंट लगा दिया ऑप्शन। तो ऐसा आप एफ कैट के पेपर में या फिर एसएससी के पेपर्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सबके मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादातर, बट पॉलिटी के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा ही मतलब अलग ही लेवल पहुंच जाते हैं कि अब पहली फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन था वो कौन याद रखता है, और या फिर अरे मतलब वही है ना, डेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग में नहीं रहती हैं, और सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसको स्किप करना ही ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी 2 3 ही आते हैं। और रही बात बुक्स एंड ऑथर्स की, बुक्स एंड ऑथर्स के भी मतलब मुश्किल से 1 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो टोटल मिला के इन 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो 25 में से अगर 5 6 क्वेश्चन स्किप कर भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, और वैसे भी मतलब 25 से 30 नंबर के लिए एम किया जा रहा है। तो वो मतलब बाकी टॉपिक से अगर पढ़ के आ सकते हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के आप ला सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर यूज़ ऑफ टाइम है मेरे ओपिनियन में। तो फिर उसके बाद मीडियोकर जो टॉपिक्स बताए थे मैंने, डांस, एनवायरनमेंट और मिलिट्री। तो डांस, जो फोक डांसेस हैं इंडिया के, उसकी आप गूगल पे आप डाल दीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया, और तो उसकी मतलब 25 30 जो भी डांस है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना डांस है जो भी है, और उसकी एक मतलब लिस्ट सी आ जाएगी, और उसमें से मतलब चेंज करते करते हर साल मतलब वही सेम मतलब कुछ डांस वांस ही पूछते रहते हैं, तो मतलब डांस से क्वेश्चन आता ही आता है। और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट आप गूगल पे नितिन सांगवान एनवायरनमेंट करके टाइप करना, उसमें आपको 30 35 पन्ने के नोट्स मिलेंगे, उससे बाहर एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट का वहाँ से बन जाएगा। और उसकी रही बात मिलिट्री अफेयर्स की, मिलिट्री अफेयर्स में कोई सेट सोर्स मेरे पास नहीं है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप विकीपीडिया पे जो इंडियन एयरफोर्स का जो आर्टिकल है, इंडियन एयरफोर्स के जो मेन आर्टिकल और इंडियन एयरफोर्स के जो भी इक्विपमेंट है उसका जो आर्टिकल है वो पूरा अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। और अखबार अगर रेगुलरली पढ़ते रहते हो तो महीने में 2 या 3 से ज़्यादा कुछ मिलिट्री रिलेटेड इवेंट्स नहीं होते हैं। तो मिलिट्री के क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं, या तो वो ऐसे पूछ लेता है कि HAL कौन सा लाइट हेलीकॉप्टर बनाती है, तो उसका आंसर ध्रुव है। तो अगर आपने विकीपीडिया के आर्टिकल पढ़े हुए हैं एयरफोर्स के, तो वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। या फिर कोई मिलिट्री का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मुझे याद है कि गलवान का जब इशू चल रहा था तो कर्नल संतोष बाबू जो मार्टियर हुए थे उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यूजुअली जैसे क्या कहते हैं, इस समय S-400 मिसाइल आई है, तो उस पर गारंटी कोई 1 या 2 क्वेश्चन बना देंगे वो। तो अगर आप मतलब रेगुलरली अखबार पढ़ते हो और अपने मतलब थोड़ा सा विकीपीडिया पे 1 2 आर्टिकल पढ़े हुए हैं, तो मिलिट्री वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे बहुत प्यार से। तो ये हो गए आपके मीडियोकर सब्जेक्ट्स। फिर आती है बारी स्पोर्ट्स की।
स्पोर्ट्स पे ये लोग पेल पेल के क्वेश्चंस पूछते हैं। एफ कैट में मतलब हर बार 4-5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं। और स्पोर्ट्स का भी एक मतलब सेट पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन ये किसी टर्म पे पूछते हैं कि जैसे रेडर कौन से स्पोर्ट में होता है, या कैसल कौन से गेम में होता है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कासल जैसे रग्बी उसमें, सॉरी, कासल तुम्हारा चेस में हो गया, या फिर रेडर तुम्हारा उसमें कबड्डी में हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जैब कौन से स्पोर्ट का पार्ट है, तो जैब तुम्हारा वो बॉक्सिंग में हो गया। एक क्वेश्चन टर्म से आता है, और एक क्वेश्चन हमेशा किसी पॉपुलर कप या पॉपुलर किसी ट्रॉफी से आता है। देवधर ट्रॉफी और ये दुरंड कप और ये सब थॉमस कप और इस तरह के कप्स। तो एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। एक क्वेश्चन हमेशा ओलंपिक्स के मेडल से भी आता है कि मतलब ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, वो जो 4-4 साल में एक बार होने वाले गेम्स है, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स। उसमें मतलब आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेडल किसने कितनी बार जीता है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने लिए हैं, पहली महिला, पहला ये पहला वो, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछता है। और चौथी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछता है वो हिस्ट्री के बारे में पूछता है स्पोर्ट्स की। तो हर स्पोर्ट के कि मतलब जैसे इस फलाने स्पोर्ट का पहला मतलब जैसे फीफा का पहला आयोजन कौन से देश में हुआ था, या फिर पहली महिला एक्स वाई जेड स्पोर्ट में एक्स वाई जेड मेडल लाने वाली, या पहला इंडियन एक्स वाई जेड स्पोर्ट में एक्स वाई जेड मेडल लाने वाला। तो ये पहला वाला मतलब हिस्ट्री के जो पहले पहले लोग हैं वो, इंडिया के जो पहले पहले लोग हैं वो भी, और जो पॉपुलर कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं वो, और ओलंपिक्स, और जो भी मतलब ये जो टर्म्स वगैरह होती हैं अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स की। तो टोटल मिला के ये आप ना गूगल से सर्च कर सकते हो कि इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट, ऐसे कुछ करके जो भी। तो ये 5-6 पेज के नोट्स बनेंगे एट मोस्ट, और इससे आपके 4-5 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन है। फिर आती है बात आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी आपसे दो तरह की चीज़ें पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी बार रैंडम आती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में रैंडम क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों वो सोलर सिस्टम पे हमेशा पूछते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में आपको ऐसा पता होना चाहिए कि जी कितने प्लैनेट्स हैं, उनके क्या क्या निकनेम हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है, कौन से प्लैनेट के कितने मून्स हैं। मून्स के मतलब क्वेश्चन ज़रूर आते, मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं वो मून्स पे भी। एक क्वेश्चन मतलब प्लैनेट के मून का ज़रूर मिलेगा आपको एफ के किसी न किसी सेट में। तो मतलब कौन कौन से प्लैनेट के कितने कितने मून हैं, कौन से मून का क्या सिग्निफिकेंस, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सोलर सिस्टम का जो भी पूरा लेखा पढ़ी जो भी बनेगी वो 10 पेज कह रहा हूँ, 10-20 लाइन से ज़्यादा नहीं बनेगी। तो वो भी मतलब काफ़ी मैनेजेबल चीज़ें जो करी जा सकती है। और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो ये लोग पूछते हैं वो मतलब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सी पूछ ली, या फिर इंपॉर्टेंट कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लिया। तो जो जनरल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और तुम्हारी ये इंटरनेशनल कुछ डेट लाइन्स होती हैं, और ये कुछ टाइम जोन्स वगैरह होते हैं कि, और कुछ इंपॉर्टेंट सीज होते हैं पैसिफिक ओशन के आसपास के, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड पूछ लेगा या इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत जनरल चीज़ें होती हैं। अगर मतलब कोई सोर्स नहीं भी है पढ़ने का तो ये अखबार से, गूगल से, मैप से, इस तरह की चीज़ों से हो जाती हैं। और रही बात इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे किसी डैम की लोकेशन पूछ लेगा कि एक्स वाई जेड डैम कौन सी रिवर पे है, या फिर कोई वाटरफॉल के बारे में पूछ लेगा कि एक्स वाई जेड वाटरफॉल कौन से रिवर से बनता है। और रिवर्स वगैरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये वाली रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, और इस वाली रिवर में कौन सा मेजर रिवरीन आइलैंड है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में पूछ लेता है। कुछ मतलब तुम्हारे से ये भी पूछ लेता है कि इंडिया में ये वाली एक्स वाई जेड ओर्स और ये मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ये है कि एनसीईआरटी की इंडिया फिज़िकल 11th क्लास की बुक आती है। उस वो मतलब 110-120 पन्ने की बुक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है तो वही एनसीईआरटी के ही वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक अमित सेन गुप्ता करके चैनल है, उस पर इसके इंडिया फिज़िकल के काफ़ी अच्छे मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं। और ज्योग्राफी के साथ सीन ये है कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा मदद करते हैं एज़ कम्पेयर टू रीडिंग अ बुक। क्योंकि ज्योग्राफी में जब आप मैप वगैरह देखते हो कि ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ वहाँ है, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, अमित सेन गुप्ता की वीडियोस देखो यूट्यूब पे, और अगर मन करता है तो बाद में कोई जीएस मैनुअल, ल्यूसेंट वूसेंट की किताब से रिवीजन कर लो। तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन एनफ फॉर ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अब आते हैं साइंस पे। साइंस में केमिस्ट्री में ओर्स एंड मिनरल्स, उनके पॉपुलर नेम्स क्या क्या होते हैं, कि मतलब बॉक्साइट से, मतलब बॉक्साइट ओर से क्या क्या निकलता है, या फिर आयरन की कौन कौन सी ओर्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अलग अलग केमिकल्स के अलग अलग केमिकल के कॉमन नेम्स वगैरह आते हैं, और पॉलीमर्स वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एनसीईआरटी में पीछे का पेज जो होता है समरी वमरी वाला, वो पढ़ लो, और जीएस मैनुअल से ये 3-4 टॉपिक्स कुछ पढ़ लो, मतलब सफिशिएंट रहेगा। इससे बाहर नहीं पूछता, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस केमिस्ट्री नहीं आती। फिज़िक्स में एक दो चीज़ों की ऐसा यूनिट पूछ लेता है, एक दो चीज़ों का फार्मूला पूछ लेता है, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की रीडिंग लेते हैं। तो मतलब उसकी जैसे ही पूछ लेगा कि वर्नियर कैलिपर में कितने तक जाता है, मतलब क्या, मतलब लीस्ट काउंट वगैरह क्या है, तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ें पूछता है। तो वो भी मतलब फिज़िक्स की बुक के आखिरी पन्ने की समरी और जीएस मैनुअल जैसे लूसेंट से मोर देन इनफ है। बायोलॉजी में डिजीज़ वगैरह पूछता है कि कौन सी डिजीज़ कौन से उससे होती है, और कौन से कीड़े से क्या हो जाता है। और एक दो चीज़ें कभी कभार ये पूछता है कि जैसे ये होती है ना कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड व्हाट। तो इस तरह की चीज़ें ही पूछता है बायोलॉजी में, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस बायोलॉजी भी नहीं आती। तो ये भी एनसीईआरटी के पीछे वाले पन्ने से और उसके क्या कहते हैं जीएस मैनुअल के रिवीजन से मोर देन इनफ है। तो साइंस से भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं बड़े आराम से, तो वो भी ज़रूरी है। साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री थोड़ी सी मतलब मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी बोलने में, तो 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ पॉज, क्योंकि मुझे लग रही है प्यास। तो जी हाँ जी, हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हिस्ट्री में 3 पार्ट की हिस्ट्री होती है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हैं वेदास, और जो मगध एम्पायर है वो, और क्या कहते हैं जो तुम्हारा मौर्यन एम्पायर है वो। यूजुअली इन 3 टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इन 3 टॉपिक में से कोई सा एक ही, मतलब कोई एक या किसी 2 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसा, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से एक या दो ही क्वेश्चंस आते हैं टोटल मिला के। तो या तो एक क्वेश्चन वेदा से आ जाएगा, एक क्वेश्चन मौर्य से आ जाएगा, या फिर एक ही क्वेश्चन मगध से आ जाएगा, या फिर कोई अलग ही टॉपिक से आ जाएगा। मगर इन 3 टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ये 3 टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक माखन लाल की पुरानी एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है। आपको नई एनसीईआरटी नहीं लेनी है। जैसे नई एनसीईआरटी के साथ क्या सीन है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके 3 एनसीईआरटी की किताबें आती हैं हिस्ट्री के लिए। तो थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो है वो आपकी एंशियंट हिस्ट्री हो गई। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 आपकी मेडिवल हिस्ट्री हो गई। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 आपकी वो हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली जो नई एनसीईआरटीज़ हैं उनकी उसमें से कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, बाकी पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, दुनिया की सारी किताबें पढ़ सकते हैं। बट एंशियंट हिस्ट्री की जो नई एनसीईआरटी है वो थोड़ी मतलब अजीब सी है, मतलब उसमें ज़्यादा काम की चीज़ें है नहीं। बट जो मतलब एज़ कम्पेयर टू पुरानी एनसीईआरटी, मतलब ऐसी बात नहीं कि काम की चीज़ें है ही नहीं, अगर काम की चीज़ें नहीं होती तो किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट एज़ कम्पेयर टू पुरानी एनसीईआरटी जो है, माखन लाल करके ऑथर है उस एनसीईआरटी का। तो उस एनसीईआरटी में से आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 to 7 पूरे स्किप मारने हैं, उसमें एक अक्षर भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के ऊपर है, उसको वो ऑप्शनल कहूँगा मैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल में उससे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, तो मतलब उसको ज़रूरत है नहीं पढ़ने की। बाकी ये एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब बाकी एग्ज़ाम्स में काम आ जाता है। तो अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के रख लो, बाकी ऐसा कुछ एफ कैट के लिए स्पेसिफिकली, एफ कैट के लिए ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 to 7 बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 चाहो तो पढ़ लो, टाइम है तो। बाकी चैप्टर नंबर 9 और 10 जिसमें वेदास के बारे में है, चैप्टर नंबर 13, 14 और 16, ये 5 चैप्टर जो हैं ये ज़रूर करने हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपके बारे हाँ, चैप्टर नंबर 13, 14 और 16। चैप्टर नंबर 9, 10, 13, 14, 16, ये 5 चैप्टर माखनलाल वाली ओल्ड एनसीईआरटी से ज़रूर करने हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 7 बिल्कुल स्किप करने हैं। चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा ऑप्शनल है। 9, 10, 13, 14, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ मतलब मन है तो पढ़ लो, बाकी नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन ही आते हैं वैसे भी, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आते। और वो इन 5 चैप्टर से कवर बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। ये 5 चैप्टर ऐसे पढ़ लो, और
वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देख लो इन टॉपिक्स के बारे में, तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक। अब आती है बात मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में ये पेल पेल के अकबर और मुग़ल से ही पूछते हैं, मुग़ल से पूछते हैं ज़्यादातर, और मुग़ल में भी अकबर अकबर से ही पूछते हैं। एक आध क्वेश्चन किसी और राजा से पूछ लिया मुग़ल के तो बात अलग है, या फिर एक आध क्वेश्चन कभी मुग़ल को छोड़ के दिल्ली सुल्तान से पूछ लिया, या फिर किसी साउथ इंडिया के किसी राजा से पूछ लिया मेडिवल टाइम्स के, तो बात अलग है। बाकी मुग़ल ही वो मतलब पॉइंट ऑफ फोकस रहता है एफकेट एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ से करना है, इसके लिए 3 बुक्स मैं आपको बोलूँगा। पहली बुक तो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है, थीम 5 नाम से, मतलब जैसे ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली बुक्स का साथ सीन ये है कि पार्ट 1 में उनके पास 4 चैप्टर हैं, तो थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4 ऐसे करके चैप्टरों के नाम दे रखे हैं। मतलब चैप्टर नहीं लिखा हुआ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4 ऐसे लिखा हुआ है। और फिर जो दूसरी बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 मेडिवल वाली, उसमें मतलब उन्होंने नई किताब में चैप्टर 1 से शुरू नहीं किया है, उन्होंने वहाँ से शुरू किया है जहाँ से उन्होंने थीम 1 छोड़ी थी, मतलब पार्ट 1 छोड़ी थी। तो पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर थीम 4 था, तो इसमें उन्होंने थीम 5 से शुरू किया है। तो बुक का पहला चैप्टर यानी कि थीम 5 वो ट्रैवलर्स वाला एक चैप्टर है। उससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो चैप्टर उसमें मतलब इब्न बतूता है और एनी अकबरी, अबू फजल और ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बुक जो है मीनाक्षी जैन की ओल्ड एनसीईआरटी है। मीनाक्षी जैन ऑथर का नाम है, और पुरानी एनसीईआरटी, फिर से वही पुरानी एनसीईआरटी वाली बात आ गई। उसका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 13, 14, 15 करना है। चैप्टर नंबर 6 में साउथ इंडिया के वही मेडिवल टाइम्स के कुछ राजाओं के बारे में है। चैप्टर नंबर 7 और 8 में आपके दिल्ली सल्तनत आ जाती है। और चैप्टर नंबर 13, 14, 15 में वो अर्ली मुगल एम्पायर कैसे बना, अकबर अकबर के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये टोटल मिला के 7 चैप्टर बनते हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 का पहला चैप्टर यानी कि थीम 5 ट्रैवलर्स वाला, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है मीनाक्षी जैन की, उसका चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 13, 14, 15। तो ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ऑप्शनल ऑप्शनल में ये कहूँगा कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि थीम 9, यानी कि थीम 9 जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है बुक का, वो भी मतलब मुगल्स वगैरह के बारे में ही है। वो अगर आप वहाँ से भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और क्लास 7th की जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 6, 7, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, तो ये 3 चैप्टर क्लास 7th की एनसीईआरटी से। और चैप्टर नंबर 9 यानी कि सॉरी चैप्टर नंबर 5 यानी कि थीम 9 पार्ट 2 वाली थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से। तो ये 4 चैप्टर, 3 चैप्टर जो भी हैं, 3-4 चैप्टर ये ऑप्शनल है। बाकी जो बचे खुचे चैप्टर हैं 7th की एनसीईआरटी से, या फिर 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से, या फिर 12th की पुरानी मीनाक्षी जैन वाली एनसीईआरटी से, मत ही पढ़ो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। और मतलब मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन, इतने सारे चैप्टरों में से कोई मुश्किल से क्वेश्चन आएगा, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो और टाइम टू एफर्ट रेशो में मतलब ठीक नहीं बैठता है। तो मतलब ये जो मैंने गिने चुने 6-7 चैप्टर बताए हैं, जो कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 यानी कि थीम 5, चैप्टर नंबर 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है थीम 5 नाम से ट्रैवलर्स वाला, वो मीनाक्षी जैन की पुरानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 13, 14, 15 वो। ऑप्शनल में आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि थीम 9, उसमें मुगल्स वगैरह का कुछ है। और 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। बाकी इसके आगे ज़्यादा कुछ दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो यूट्यूब पे कहीं से वीडियो वगैरह देख के करके ज़्यादा मज़ा आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बची मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी मतलब काफ़ी पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो मतलब जब ब्रिटिश नए नए आए थे तब, फिर उन्होंने मतलब कंपनी वंपनी के थ्रू कैसे कैसे सिस्टम वगैरह सेटअप किए इंडिया में, कैसे मतलब किन किन राजाओं को चूतिया बना के उनकी ज़मीन वमीन हड़पी और ये सब चीज़ें। और कैसे मतलब उन्होंने मतलब फोर्ट वगैरह बनाए अपने राजाओं को चूतिया वूतिया बना के, उनको मतलब टैक्स वगैरह भी, मतलब जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि वो मैंने उसमें पढ़ी थी स्पेक्ट्रम वाली बुक में, कि उस समय का जो नवाब था बंगाल का, तो उसको वो मतलब आज की करेंसी की वैल्यू में बस वो ब्रिटिश जो थे वो 5 से पता नहीं क्या 5 या फिर 35 कुछ पाउंड ही टैक्स पे करते थे। और रिटर्न में वो आज की उसके हिसाब से करेंसी के हिसाब से 5,000 पाउंड से ज़्यादा का बिजनेस वहाँ पे करते थे। तो मतलब इतने ज़्यादा बिजनेस पे इतना कम टैक्स करते थे, तो इस तरह से चूतिया बनाते थे वो हमारे यहाँ के राजाओं को। तो
वो वाला पार्ट है। एक तो वो सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर एक वो वाला पार्ट आता है 1857 का जो रिबेलियन हुआ था वो, और फिर 1857 रिबेलियन के बाद जो जो चेंजेस आए थे, जैसे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, इंडिया का जो भी कमांड वमांड थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। और उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, और एजुकेशन वगैरह के सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, और ये सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, सती प्रथा हटा दी और विडो मैरिज लगा दी और ये सब चीज़ें। तो और जो अर्ली एसोसिएशंस वगैरह बने थे, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी, और ये पूना समाज और ये सत्यशोधक समाज और ये समाज वो समाज, ये सब चीज़ें बनी थी, वो वाला पार्ट हो जाता है। और फिर गांधी जी जब एंट्री किए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से लौट के, उसके बाद वाला जो पार्ट हो जाता है। तो एफ कैट में जो है गांधी जी की एंट्री से पहले का कुछ भी नहीं पूछते हैं। तो जो मैंने अभी इससे पहले रामकथा गाई है उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। जो भी पूछेंगे गांधी जी के आने के बाद का ही पूछेंगे। तो गांधी जी के आने के बाद का आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी लेनी है, उसका चैप्टर नंबर 9 और 10 करना है, लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो कर लेना है। उसके बाद थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, उसके जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, यानी चैप्टर 4 5 6, यानी कि थीम 13 14 और 15, लास्ट के 3 चैप्टर, मतलब बुक का चैप्टर नंबर 4 5 और 6, और जिसका नाम है थीम 13 थीम 14 थीम 15, तो वो आपको करने हैं। थीम 13 में आपके महात्मा गांधी के बारे में दे रखा है, थीम 14 में आपके पार्टीशन वगैरह के टाइम का दे रखा है, और थीम 15 में आपका कि मतलब अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हो उसके बारे में दे रखा है। तो थीम 15 वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, हो सकता है उससे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपके एज अ बोनस बन जाए, तो वो बोनस है। बाकी जिस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, उसमें जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी उसके बारे में पूछ लेगा, कुछ असैसिनेशंस के बारे में पूछ लेता है कि जैसे माइकल और डॉयर का असैसिनेशन किसने किया, तो वो उधम सिंह ने किया, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। या जो इम्पोर्टेंट कुछ स्लोगन्स वगैरह दिए थे उस समय के नेता वेताओं ने, तो उस स्लोगन्स के बारे में पूछ लेता है। और कुछ बहुत मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस ही रहते हैं इसमें, मतलब हिस्ट्री में भी इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ही रहते हैं। इसमें कुछ ऐसा कि जी लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे पीएम कौन था इंग्लैंड का, लास्ट वाइस राय कौन था, पहला वाइस राय कौन था, कौन से वाइस रॉय ने ये वाला लैंड रिवेन फॉर्म लगाया, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लगाई, इस तरह के मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने बताए हैं वो मोर देन इनफ हैं इसको कवर करने के लिए। वैसे भी 1 या 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 5 6, यानी कि थीम 13 थीम 14 थीम 15 मॉडर्न उसकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक से, और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 क्लास 8th की बुक से। बाकी अगर आपके पास टाइम है, जो कि बहुत एक लग्जरियस कमोडिटी है आज की तारीख में, टाइम है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। बाकी एफ कैट के लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी पढ़ने को तो दुनिया जहाँ की जितनी किताबें सारी पढ़ सकते हैं। बट ये 5 चैप्टर ज़रूर कर सकते हैं और करने चाहिए, ये 5 चैप्टर ज़रूर करने चाहिए। और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इन किताबों के, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो वो मत ही पढ़ो। बाकी अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो वो गांधी वाला चैप्टर नंबर 15 से शुरू होता है, जहाँ तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 14 या 15 से शुरू होता है स्पेक्ट्रम में गांधी वाला पार्ट। तो उसके बाद से शुरू करना, और चैप्टर नंबर 30 पे ख़त्म हो जाता है वो, मतलब इंडिया का जो भी मतलब इंडिपेंडेंस वगैरह होती है। तो 15 16 कुछ चैप्टर है, तो वो अगर स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हो तो वैसे पढ़ना। बाकी हिस्ट्री सॉर्टेड हो गई है। मिलिट्री वाले पार्ट का मैंने बता दिया कि 1 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे करने हैं, या तो विकीपीडिया के आर्टिकल से इंडियन एयरफोर्स के बारे में, और करंट अफेयर जो कोई मतलब अगर आप अखबार पढ़ते हो रेगुलरली तो वो आपको पता होंगे, वो मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनवायरनमेंट आपको नितिन सांगवान की नोट से करने हैं, जो कि गूगल पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। गूगल पे लिखना है कि नितिन सांगवान एनवायरनमेंट, और पहला रिजल्ट जो आएगा वही वहीं से डाउनलोड कर लेना है। फोक डांसेस की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वेले हो तो बुक्स एंड ऑथर्स भी देख सकते हो, मगर वो स्किप कर दो, बुक्स एंड ऑथर्स बिल्कुल स्किप करो, और पॉलिटी बिल्कुल स्किप करो, और करंट अफेयर्स भी बिल्कुल स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्लैनेट्स, मून्स, सोलर सिस्टम, मुश्किल से 1 पेज के नोट्स बनेंगे, 20 लाइन के आसपास, 10 20 लाइन के, वो कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट सीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह होती हैं, वो हैं। और कुछ टाइम जोन्स वगैरह हैं, कुछ कॉन्टिनेंट की, मतलब फलाने सी के पास कौन सा कॉन्टिनेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब और भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उसकी तैयारी आप नहीं कर पाओगे तो मत ही करो। और तो ये 2 चीज़ें कर लो, वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी मोर देन इनफ है। इंडियन हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, 110-115 पेज की, वो कर लो, और साथ में अमित सेन गुप्ता की वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, मोर देन इनफ है। मतलब बस वही इंपॉर्टेंट डैम्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क्स, आइलैंड्स, ओर्स, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें मार्क कर लेना मैप पे। वो स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स में मतलब मैंने आपको बता दिया, एक तो मतलब किसी टर्म से आता है कि कैसल कौन से गेम में होता है, तो चेस में होता है, एक टर्म से ज़रूर आता है। हिस्ट्री के बारे में आता है कि फ़र्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन कौन था XYZ स्पोर्ट का, या फिर ये वाला टूर्नामेंट सबसे पहले कहाँ पे हुआ। तो ये जो फर्स्ट वाले फर्स्ट होते हैं ना, इसकी भी आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल पे, बहुत प्यार से आप थोड़ा ढूंढिएगा। ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के बारे में पूछता है कि मेडल टैली कौन से देश की ज़्यादा होती है, या फिर कौन सा एथलीट है जिसने फ़लाने फ़लाने स्पोर्ट में इतने मेडल लिए हैं, या सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली महिला का नाम क्या है। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो हो गए। और ये जो कप्स और ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे डूरेंट कप हो गया, थॉमस कप हो गया, ऐसे। तो मतलब ये 4-5 टॉपिक्स हैं स्पोर्ट्स के, ये भी आप लिस्ट वगैरह बनेंगे, 5-6 पेज के नोट्स बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछता कुछ। स्पोर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, मिलिट्री भी हो गया। साइंस, हाँ साइंस बचा। साइंस में केमिस्ट्री मैंने बता दिया था। ओर्स मिनरल्स पूछता है, कौन से ओर से कौन सा मिनरल निकलता है, कौन से मिनरल से कौन सा मेटल निकलता है, इस तरह की चीज़ें। कॉमन नेम्स पूछ लेता है, कुछ कुछ एसिड्स के कॉमन नेम पूछ लेगा, किसी का कुछ कॉमन, मतलब बहुत कॉमन है चीज़ों के, कुछ वो केमिकल फार्मूला पूछ लेगा शायद, या फिर इस तरह की चीज़ें। पॉलीमर्स वगैरह के चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिक्स में कुछ ऐसा यूनिट पूछ लेगा, इक्विपमेंट वगैरह के बारे में पूछ लेगा कि कौन से इक्विपमेंट से क्या नापते हैं, और XYZ को नापने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, फलानी फलानी चीज़ों के ऐसा यूनिट पूछ लेगा, न्यूटन्स लॉ पूछ लेगा 2-3, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन। बायो में डिजीज़ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कि XYZ डिजीज़ किससे होती है, कौन सी कीड़े से क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया से क्या होता है, कौन से वायरस से क्या होता है, कौन सी दवाई किसके लिए काम आती है, मतलब बहुत बेसिक्स, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं। और जो मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि स्टडी ऑफ ABC इज़ कॉल्ड दिस, स्टडी ऑफ XYZ इज़ कॉल्ड दिस। एक सेकंड, थोड़ा पॉज करनी पड़ेगी वीडियो। चुईया हो गई हैं घर में हमारे, कूद रही हैं ऊपर नीचे, तो पॉज करनी पड़ गई वीडियो उसके लिए। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी, नमस्कार, सत श्री अकाल। केमिस्ट्री बता दी, फिजिक्स बता दी, बायो बता दी, उससे साइंस कंप्लीट हो गई। बायो में एक चीज़ रह गई थी बताने की, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड व्हाट, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, NCERT के लास्ट वाले पेज जो समरी वगैरह जो होती है वहाँ से कर लीजिए। और जो GS मैनुअल होता है लूसेंट वगैरह की किताब में जो शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह कुछ दे रखे होते हैं वहाँ से कर लीजिए। साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हो गए। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डांस वगैरह हो गए, फोक डांसेस वगैरह हो गए, वो बता दिया, एनवायरनमेंट बता दिया, मिलिट्री बता दिया। जो स्किप कर रहे हैं वो बता दिया, GS से ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गई। तो इन टॉपिक्स से बड़े प्यार से, मतलब जो 4 इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताए उससे बहुत प्यार से 15-16 क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। और जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए उससे हमेशा 3-4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो रफली रफली क्या कहते हैं, 19-20 क्वेश्चंस हर बार इन 7 टॉपिक से आते हैं। तो 19-20 क्वेश्चन से आप लगा लीजिए कि रफली 50 से 60 नंबर का पेपर, यानी कि 75 में से 50 से 60 नंबर का पेपर, यानी कि 66% से लेकर 80% तक का जो पेपर है। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी गंदी हुई तो 66% पेपर, या अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई तो 80% पेपर इन्हीं 7 टॉपिक से आ जाएगा। तो इन 7 टॉपिक से ही बड़े प्यार से, मतलब 20 से 30 नंबर खींचना बहुत आसान है। मतलब ढंग से पढ़ के गए हो, रफ रीडिंग में लगाए गए हो, तो 20 नंबर आ जाएंगे बहुत प्यार से। और कई बार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए होते हैं कि हाँ बहुत पहले कुछ पढ़ा था बायो के बारे में, अचानक से याद आ गया, या फिर अखबार की कोई हेडिंग याद आ गई और वहीं से साला करंट अफेयर आ गए तो वो लगा दिया उसमें। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, किस्मत अगर अच्छी हो तो। बाकी 20 नंबर बड़े प्यार से आ जाएंगे, 25 भी आ जाएंगे, थोड़ी कोशिश करोगे तो 30 भी आ जाएंगे। और GS हो गया। अब बात करेंगे हम मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, बट उससे पहले मुझे लेना पड़ेगा छोटा सा वाटर ब्रेक, तो वीडियो कर रहा हूँ मैं पॉज। तो अब इंग्लिश बचा है, मैथ्स बचा है और रीजनिंग बचा है, तो शुरू करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश समझाना सबसे आसान है। इंग्लिश मेरी नज़र में एक भाषा है, एक सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट को आप किताब पढ़ के, पेन से लिख के, कॉपी पे लिख के सीख सकते हो, बट भाषा जो होती है वो आपको समझनी पड़ती है। भाषा समझ में कैसे आती है, लिख के, बोल के, पढ़ के, सुन के। तो अपनी डेली की डेली लाइफ में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इंग्लिश इनकलकेट करने की कोशिश करिए।
बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मूवीज़ देखिए, सब कुछ करिए, गाने वाने सुनिए इंग्लिश में, मतलब जितना हो सके। बिना सबटाइटल की मूवीज़ देखिए, बिना सबटाइटल के गाने वाने सुनिए, बिना सबटाइटल के सुनते वैसे तो गाने। बट वही है, मतलब लोगों से, घर वालों से बात करो इंग्लिश में अगर शर्म नहीं आती, और रिश्तेदारों से बात करो इंग्लिश में अगर आप रिश्तेदारों से बात करते हो या फिर रिश्तेदार आपसे बात करते हैं, तो वो एक बात हो गई। बाकी अब जैसे 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, तो मेरे हिसाब से तो ये वाली जो अप्रोच है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगर आपको पढ़ के ही जाना है तो एक बार ना सी डी एस का एग्ज़ाम में जैसे इंग्लिश होती है ना, एक बार सी डी एस का एग्ज़ाम, सी डी एस का जो मॉडल प्रीवियस ईयर कोई पेपर वगैरह उठा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। काफ़ी हद तक सिमिलर आती है इसमें, मतलब गिने चुने ही टॉपिक्स हैं, मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एरर फाइंडिंग के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें मतलब आपको कोई प्रिपोजिशन या कंजंक्शन या फिर कोई भी मतलब कुछ वर्ड वगैरह, कुछ ग्रामेटिकल वर्ड ही आपको उसमें ब्लैंक में भरना होता है, उसके भी 3-4-5 क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम के 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, और 2 पैसेज आते हैं 3-3 क्वेश्चन वाले, तो टोटल 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये सारे के सारे आपको जो टॉपिक्स हैं वो सी डी एस के पेपर में भी देखने को मिलते हैं। तो सी डी एस के पेपर में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए किस तरह के पूछे जाते हैं, तो वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स एफकट में पूछे जाते हैं। सी डी एस के पेपर में एरर फाइंडिंग वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करिए, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम वैसे ही क्वेश्चंस एफकट में आते हैं। सी डी एस के पेपर में 10-10 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से आते हैं, इसमें 3-3 आते हैं, तो मतलब एक बार वो भी 2-3 दिन आते हैं, तो वो भी मतलब जिस तरह के उसमें एंटोनिम सिनोनिम आते हैं वो भी इसी तरह के इसमें आते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी उसके जैसे ही आते हैं, पैसेज भी मतलब ऑलमोस्ट के जैसे ही आता है। तो मतलब ये जो टॉपिक 6 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं, हाँ 7 टॉपिक जो मैंने अभी बताए हैं, एक तो एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और पैसेज। तो इन 7 टॉपिक्स को आप सी डी एस के पेपर से मैच करके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके एफकेट के कर सकते हो, सी डी एस के कर सकते हो। और जो भी मतलब जैसे आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी मतलब कुछ लोग 25-25 क्वेश्चन के सेट कराते रहते हैं कि इंग्लिश के सेट फॉर एफकेट, और इंग्लिश फॉर दिस, इंग्लिश फॉर दैट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एफकेट, या फिर एरर फाइंडिंग फॉर एफकेट। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर तरह के वाइज आप यूट्यूब से क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। और अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है इंग्लिश की, कोई ग्रामर की, तो वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जहाँ तक है एस पी बख्शी करके कुछ फेमस है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, तो वो उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। बाकी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट करके फील बाई फील करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंग्लिश इनकलकेट करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बाई फील कर सकते हैं, और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें ला सकते हैं। तो रफली 50 नंबर आपके बहुत प्यार से, मतलब हद प्यार से आपके 50 नंबर बन जाएंगे अगर आप बाई फील क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे तो। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ के चले जाएंगे, जो अभी 7 टॉपिक्स बताए हैं, मतलब जैसे सुबह उठ के चाय पीते पीते 5 एंटोनिम देख लिए आज, 5 एंटोनिम देख लिए कल, तो मतलब कुछ पीछे सबकॉन्शियस में बैठ गए, तो वो बाद में अगर किसी कोई क्वेश्चन में मतलब वहाँ से आ गया तो चेप दिए आंसर। तो 50 से 60 बहुत रीज़नेबल, इसमें लाना बहुत रीज़नेबल स्कोर है। 45 भी मतलब अगर बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश आपकी वीक है, तो 45 तो फिर भी आपके बहुत प्यार से आ सकते हैं अगर आप ये बेसिक्स अगर आप कर लेते हैं तो। फिर आती है बात मैथ्स की। मैथ्स मेरे हिसाब से इस पेपर का सबसे आसान पार्ट है। इसमें 18 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, और मतलब 54 नंबर का मैथ्स का पूरा पेपर बनता है। और उस 54 में से 50 स्कोर कर पाना, मतलब मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, 50 स्कोर कर पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो, मतलब जैसे मुझे नहीं पता कि एफकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बिना मैथ्स वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते, मुझे सच में नहीं पता। बट जैसे अगर दे भी सकते हैं बिना मैथ्स वाले, शायद दे सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब दे सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो तो भी मतलब इसमें 45 से 50 के बीच में स्कोर मतलब कर पाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ्स पूछते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ्स पूछते हैं। तो मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वर्क और एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, और रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन वहाँ से आ रही है, और या फिर 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, या फिर वो बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि बोट अप स्ट्रीम गई इतने स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड ये है, इतने टाइम लगा, वो सब चीज़ें आती हैं। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। रेशो प्रोपोर्शन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक एक क्वेश्चन दोनों का आता है हर बार। और डिस्काउंट से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट में, जैसे एक्स वाई जेड अमाउंट पे 23% डिस्काउंट है, और उसको फाइनल मतलब उसने 25 रुपये में ख़रीदा तो कॉस्ट प्राइस क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बेसिक, मतलब बहुत सिंपल, कोई भी कर सकता है।
और परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जी एक्स वाई जेड नंबर का इतना परसेंट निकाल लो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर ए की एज बी की एज से 35% कम है, तो बी की एज ए की एज से कितने परसेंट ज़्यादा हुई, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा बेसिक तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब प्लस माइनस के बाद जो सबसे आसान चीज़ आती है मेरे हिसाब से प्रॉफिट लॉस आती है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे देंगे, प्रॉफिट निकालवाने को बोल देंगे, प्रॉफिट बता देंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कुछ निकालने को बोल देंगे। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इक्वेशन सी दे रखी होती है, बॉड मास रूल लगा के सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तो मतलब प्रॉफिट लॉस के बाद फिर मतलब प्लस माइनस, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर उससे ज़्यादा इजी फिर सिंप्लीफिकेशन ही आता है। कुछ एक दो मतलब रैंडम ऐसे ही कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ मतलब एवरेज वगैरह निकालने के क्वेश्चन आते हैं कि फादर की एज 35 है, ग्रैंड फादर की एज 65 है, बच्चे की एज 22 है, तो कितने मतलब खानदान की एवरेज एज क्या हो गई। और या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 नंबर का एवरेज 300 है और 64 उसमें ऐड कर दिया, तो बाकी 5 नंबर का एवरेज क्या। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, एक बार मतलब दोबारा से कहीं पे अगर आप नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है। सबसे पहला वर्क और एफिशिएंसी, जिसमें ऐसा कि एक आदमी 20 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 25 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। या फिर ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। वर्क एफिशिएंसी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चन बस ट्रिकी आ जाते हैं, अगर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो वो कहीं से पढ़ पढ़ के वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। डिस्काउंट के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। फिर परसेंटेज के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंप्लीफिकेशन वगैरह के और एवरेज के, मतलब 8-9 ये टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री आती, ना मेंसुरेशन आती, ना ज्योमेट्री आती। तो मतलब मैथ्स का पेपर मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथ्स का पेपर है, एफकैट से ज़्यादा आसान मैथ्स का पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो ही नहीं सकता मेरी नज़र में। क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन जब भी बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही ट्रिकी क्वेश्चन बन पाते हैं, या फिर मेंसुरेशन से बन पाते हैं, या फिर ज्योमेट्री से बन पाते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल दे देगा, उसके मीडियन वीडियन खींच देगा, एंगल बाइसेक्टर खींच देगा, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उनको जोड़ के वो सर्कल सर्कल का कुछ बना देता है। तो जो भी मतलब कॉन्सेप्चुअल जो वो मतलब जो फंसने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज्योमेट्री से ही फंसते हैं, और ज्योमेट्री उसमें पूछते नहीं है। मेंसुरेशन से फंसते हैं कुछ क्वेश्चंस की, रोम्बस के ऊपर सेमी सर्कल बना दिया, उसके फोल्ड करके कोन बना दिया, इस तरह के क्वेश्चन की उसका सरफेस एरिया निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। तो जो फंसने वाले टॉपिक्स होते हैं वो उसमें पूछे ही नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 50 नंबर भी मतलब 18 के 18 अगर आप सही कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी 50 नंबर भी मतलब बहुत रियलिस्टिक इसके लिए मैं एम कहूँगा। और अगर मतलब जैसे 50 नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो 40-45 समथिंग अगर आप नंबर ले भी, मतलब 40 नंबर से कम तो, 40 नंबर से कम तो यार इसमें आ ही नहीं सकते। मतलब 40 नंबर से कम लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि मतलब मैं कैसे ऐसा क्या हक दूँ पेपर में कि मेरे 40 से कम नंबर आए। तो 40 से कम तो कोई ला ही नहीं सकता इसके पेपर में। अगर आप ला रहे हो 40 से कम तो फिर तो मत ही आओ एयरफोर्स में मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ी मतलब रूड बात हो गई, थोड़ी सी हार्श बात हो गई। बट जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, उसमें अगर आपके 18 क्वेश्चंस में से अगर आप 13 14 15 क्वेश्चन अगर नहीं सही हो रहे, 14 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे, तो यार फिर तो बहुत मुश्किल है। मतलब फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर तो वीडियो आप बंद करके जा सकते हैं और कुछ भी देख सकते हैं। बाकी मैथ्स आपकी सॉर्टेड हो गई, इंग्लिश आपकी सॉर्टेड हो गई, जीएस भी सॉर्टेड हो गई। अब रीजनिंग बची है। रीजनिंग में भी मतलब कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स हैं। एक तो वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एक ऑड वन आउट होता है, उसमें 5-7 क्वेश्चंस आते हैं। एक तुम्हारा ये फिगर कंप्लीशन के 5-7 क्वेश्चंस आते हैं कि जी एक ऐसा कुछ, मतलब एक फिगर को 4 हिस्सों में बांट दिया, उसके 3 हिस्से दे रखे हैं, चौथा हिस्सा ऑप्शन में ढूंढना होता है। मतलब वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, वो हो जाते हैं। वेन डायग्राम भी मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, वो भी हो ही जाते हैं। और प्लेसमेंट ऑफ डॉट एक करके इसमें टॉपिक्स आता है, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। वो आप एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देख के आप सॉल्व करना सीख सकते हो। उसमें मतलब 5-6 फिगर दे रखी होती हैं और उसको आपस में जोड़ सा रखा होता है और बीच में कहीं डॉट होता है। और फिर ऑप्शन में भी मतलब वैसी सेम फिगर्स होती हैं और ये बताना होता है कि ये डॉट कौन सी फिगर में सेट बैठेगा, कौन सी फिगर में सेट नहीं बैठेगा। तो ये एक टॉपिक है जो मुझे रीजनिंग में लगता है कि एफकैट में थोड़ा सा यूनिक है, या फिर लोग इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो वो मैंने बता दिया। वो आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगा लेना कि
किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यूट्यूब से उनको सॉल्व करना सीख लेना। तो ये 5-7 क्वेश्चंस मतलब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, ये भी मतलब पाँचों के पाँचों, सातों के सातों हो जाने चाहिए। जंबल लेटर को अरेंज करना आता है, उसके वर्ड बनाने आते हैं, वो भी ईजी से ही आते हैं। एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मतलब एक फ़िगर दे रखी होगी, वो फिर पूछेगा कि ये फ़िगर कौन से ऑप्शन में से मतलब कौन से फिगर में एम्बेडेड है, तो वो भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही आते हैं। पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब एक पैटर्न दे रखा होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, पैटर्न वगैरह कंप्लीट करना होता है। मतलब जैसे मतलब वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मतलब किस तरह के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जैसे सब्सटीट्यूट का कोड एक्स वाई जेड ए बी सी दे रखा है, तो पार्क का कोड क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दो तीन। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसकी भी कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। मतलब यूजुअली इसमें क्या होता है कि एक सेट पैटर्न होता है कि अगर एस को टी बना रहे हैं तो मतलब जैसे एक एक वर्ड आगे जा रहा है, या फिर दो दो वर्ड आगे जाते हैं, या फिर बिल्कुल उसके अपोजिट वाला वर्ड होता है, इस तरह के मतलब ये भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी क्वेश्चंस मतलब बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं कि जी किडनी इज़ टू यूरिन, मतलब किडनी इज़ टू यूरिन, सो हार्ट इज़ टू वॉट, तो मतलब आंसर इसका ब्लड आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यही 5-6 टॉपिक्स हैं जो मैंने बता दिए। इसमें फंसता कहाँ पे है आदमी, यूजुअली रीजनिंग में एक ऑड वन आउट करके टॉपिक आता है। उसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, ये लोग जीएस या फिर इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन मिला के रीजनिंग में डाल देते हैं। जैसे ऑड वन आउट अगर आपको बोलेगा तो आपको स्टेट्स और कैपिटल्स दे देगा 4, कि गुजरात गांधीनगर, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और चौथा ऑप्शन दे देगा भोपाल राजस्थान। तो चौथा ऑप्शन ऑड वन आउट है। मगर जैसे कई बार क्या होता है कि ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ के कैपिटल्स वगैरह आ जाते हैं, कि अर्जेंटीना का कैपिटल दे देगा या फिर उसका दे देगा, तो इसमें कभी कभार क्वेश्चन फंस जाता है। बट ये एक दो ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। या फिर कोई इंग्लिश की वोकेबुलरी फंसा देगा ऑड वन आउट में, कि मतलब 3 ऑप्शन दे दिए किसी एक चीज़ के सिनोनिम और चौथा दे दिया कुछ अलग ही मतलब वर्ड। तो उसमें क्या कहते हैं, कई बार सॉल्व नहीं हो पाता है। तो एक दो ही क्वेश्चंस होते हैं जो ऑड वन आउट वाले टॉपिक से ऐसे पूछे जाते हैं। और सेम ही क्या कहते हैं, ऐसा एनालॉजी में भी हो जाता है कई बार। एनालॉजी में भी मतलब ऐसे आपसे पूछ लेगा कि अर्जेंटीना इज़ टू साउथ अमेरिका, तो फ्रांस इज़ टू वॉट, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो कई बार इसमें भी मतलब जीएस या फिर इंग्लिश को जैसे फंसा के दे देता है। तो टोटल मिला के मतलब ऑड वन आउट फंसेगा या फिर एनालॉजी फंसेगा, इन दोनों में से टोटल मिला के 32 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रीजनिंग के नहीं होंगे, जो मतलब जीएस के या इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के नाम पे चेप दिए जाएंगे। तो उसके बारे में कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। 32 में से फिर भी मतलब 27-28 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस अगर आप करके गए हो तो सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो इसमें ही मतलब 75 से 80 मारना कोई बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बात नहीं है। 70, 75, 80 बहुत प्यार से इसमें आ सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। वेन डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पहला वेन डायग्राम 4-5 क्वेश्चन, प्लेसमेंट ऑफ डॉट से 5-7 क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट से 5-7 क्वेश्चन आते हैं, फिगर कंप्लीशन से भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न कंप्लीट करने से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एम्बेडेड फिगर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और जंबल लेटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो 9-10 टॉपिक्स इसके हो गए। तो जीएस हो गई, और मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, और रीजनिंग हो गई। तो चारों टॉपिक्स ये हो चुके हैं। अब क्योंकि मैं इतनी देर से ज्ञान पेल रहा हूँ तो आपको ये जानने का भी पूरा हक है कि मैं कौन हूँ। तो मैं भी एक जनरल स्टूडेंट ही हूँ। बस ये है कि मेरे को थोड़ा सा डिफेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने 3 बार एनडीए और 4 बार सीडीएस और 2 बार एफकेट निकाला हुआ है, और एक बार एसएससी सीपीओ भी निकाला हुआ है। और तो मतलब मुझे आइडिया है थोड़ा सा कि इन एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना चाहिए। सीडीएस जहाँ तक है, सीडीएस की बात, उसमें मेरे हर बार 150 से ज़्यादा ही हैं, 160 से ज़्यादा ही हैं। और सीडीएस एग्ज़ाम में 150 से ज़्यादा कैसे स्कोर करना चाहिए 3-4 हफ्ते की पढ़ाई में, वो मतलब मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई थी। तो वो मैं यहाँ पे इधर उधर कहीं लिंक कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एफकेट में मैंने 2021 में ही दिए थे। एफकेट 1 2021, उसमें मेरे 186 नंबर थे, और उस समय कट ऑफ गई थी 165। और एफकेट 2 2021 में मेरे 204 नंबर थे, उस समय कट ऑफ गई थी 157।
तो ये हो गया थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। और फिर रही बात कि हाँ, इस एग्ज़ाम में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम में ना कट ऑफ जो जाती है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का कि अगर कट ऑफ जितनी भी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कट ऑफ इसकी 150 की रेंज में जाती है एफकेट की आजकल, तो 150 से ज़्यादा ही जाती है, 160 मान लो, तो उसका सेफ स्कोर होगा 160 प्लस 15% ऑफ द कट ऑफ। तो मतलब जैसे 160 अगर कट ऑफ गई तो उसका 15% ले लेंगे, 160 का 15% कितना आएगा, 24 नंबर आएंगे, है ना। तो 160 प्लस 24 टोटल बनता है 184। तो 184 जो है वो एक काफ़ी सेफ स्कोर है, 180 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें अगर आप रिकमेंड होते हो तो मेरिट आउट नहीं होगे। इस बात की गारंटी तो नहीं, बट बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आपके 180 नंबर हैं फिर भी आप मेरिट आउट हो गए, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी जैसे सी डी एस में भी अगर 130 के आसपास कट ऑफ जाती है, जैसे 130 अगर कट ऑफ गई तो 130 का 15% कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे 13 7, मतलब 20 नंबर एक्स्ट्रा मान लो, रफली 20 नंबर जोड़ लो, तो 130 और 20 कितने हो गए, 150। तो 150 एक सेफ स्कोर होता है, उसमें मेरिट आउट नहीं हो गए। तो वही है, सी डी एस में 150 नंबर कैसे स्कोर करना है उसका मैंने लिंक विंक डाल दूंगा। और एफ कैट में 180 कैसे स्कोर करने हैं, 200 कैसे स्कोर करने हैं मैंने बता दिया है। 180 भी मतलब अगर आप जो मैंने अपनी वो बताई थी अप्रोच, जैसे मैं 125 एम करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग में लाके, और 25 एम करता हूँ उसमें जीएस में, और 50 एम करता हूँ इंग्लिश में। तो अगर आप मतलब 120 नंबर भी अगर आप मतलब ला पाते हो, मैथ्स और रीजनिंग में 120 भी ला पाते हो, और जीएस में 20 भी ला पाते हो, और उसमें आपके इंग्लिश में 40 ही रह जाते हैं फिर भी, मतलब बहुत लोअर, मतलब जैसे जो मैंने आपको रेंज बताई थी 120 से लेकर 130 के बीच में मैथ्स में लाना, कोई मैथ्स और रीजनिंग मिला के लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 40 से 50 नंबर इंग्लिश में लाना भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और 20 से 30 नंबर लाना भी जीएस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक मतलब जो उसकी रेंज की जो लोअर एंड है, जैसे 120 और 20, 140 और 40, 180, तो आपके फिर भी वैसे बन ही गए। और अगर आपको लगता है कि जैसे मेरी इंग्लिश वीक है तो आपने थोड़े 4 5 नंबर ऊपर नीचे इधर उधर से खींच लिए, तो 180 85 नंबर तो इसमें लाना मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप मतलब दिमाग से पेपर दोगे तो 200 नंबर भी लाना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क इस पेपर में नहीं है। तो कैसे लाने वो मैंने बता दिए हैं, कैसे नहीं लाने हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि कैसे लाने वो बता दिए, तो कैसे नहीं लाने इस वीडियो का उल्टा उल्टा कर लो तो वैसे नहीं आएंगे। बाकी किसी और एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानना वाना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं मतलब वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और बाकी कुछ जैसे लास्ट मोमेंट टिप्स जो होती हैं वो मैं एग्ज़ाम से हफ्ते भर पहले कोई और एक और वीडियो बना के डाल दूंगा। एफकेट एग्ज़ाम से कुछ लास्ट मोमेंट की रिवीजन टिप्स और माइंड को फ्रेश रखने की टिप्स जो मैंने सी डी एस एग्ज़ाम से पहले भी बनाई थी, वो वीडियो भी मैं इधर उधर कहीं डाल दूंगा। और कुछ जनरल टिप्स जैसे कॉन्फिडेंस हाई रखना है, मतलब डरना नहीं है, तैयारी अच्छी करी है तो तुम्हारे नंबर तो आ ही जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर तैयारी अच्छी करी है, इस तरह की टिप्स तो मतलब सबको पता ही होती हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी वीडियो अगर थोड़ी सी लगी है कि हाँ हेल्पफुल है, या किसी मेरे दोस्त आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी दोस्त की हेल्प हो जाएगी, तो शेयर कर दो, लाइक कर दो। बाकी नहीं पसंद आई तो कर दो भाई डिसलाइक, अब तो कुछ उससे उखाड़ भी नहीं पाओगे। और बाकी अगर वीडियो बहुत बेकार लगे तो रिपोर्ट कर देना, ठीक।